Audible to all? Yes. Yes. Yes sir. चलो, तो अब कोई डिस्टरबेंस आएगा नहीं और हम स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा कि नहीं? इतनी देर में तो कर लेते कि बातें कर रहे थे, या मतलब तुम टाइम पास कर रहे थे ऑनलाइन वाले? चलो, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है। ये किसकी इक्वेशन होती है बोलो? सर स्क्रीन शेयर नहीं सर है। आप स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर। अरे, यहाँ बच्चों को दिख रहा है ना, तो मुझे लगा स्क्रीन तो शेयर ही होगी। कोई नहीं, इसके भी आदत हो जाएगी धीरे धीरे। फर्स्ट टाइम ऐसे ही होता है। जब डिजिटाइजर पे आए थे तब भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी MS टीम पे, याद है कि नहीं वो दिन? कि नहीं जूम अच्छा है, जूम अच्छा है, जूम अच्छा है। हाँ सर। अब चलेगा ऑफलाइन अच्छा है, ऑफलाइन अच्छा है या ऑनलाइन अच्छा है, जो भी बोलोगे। स्क्रीन तो लैग नहीं कर रही है ना? नो सर। ओके, चलो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, तो एक हमारा सर्कल होता है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस कितना है? रूट है, क्योंकि हम ए स्क्वायर से कंपेयर करते हैं। ये तो सबको पता होगा सर्कल की इक्वेशन कैसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलूं कि मॉड x प्लस मॉड वाई इक्वल टू ए की इक्वेशन क्या होगी, या रूट ए की इक्वेशन, मतलब ग्राफ, सॉरी, मॉड x प्लस मॉड वाई इक्वल टू रूट ए का ग्राफ बताओ। तुम बस इस बनेगा। या नहीं समझ में आया तो देखो, क्या ये एक इवन फंक्शन है? x को प्लस x रखो या माइनस x रखो सेम बनेगा, और y को प्लस y रखो या माइनस y रखो सेम बनेगा। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं और प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो चारों क्वाड्रेंट में सेम बनेगा। और ये लेंथ कितनी आएगी? रूट ए की, ठीक है। मैंने अभी दो ग्राफ बताए तुम्हें, एक बताया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का, एक बताया मॉड x प्लस मॉड वाई इक्वल टू रूट ए का, ठीक है। तुम देख रहे हो पहले डिग्री 2 थी, अब डिग्री कितनी हुई? 1 हुई। यहाँ पे डिग्री कितनी है? 1/2 है। तो क्या लग रहा है, पहले फिगर में कर्व ऐसा था फिर स्ट्रेट हुआ, तो अब थर्ड ऑप्शन क्या बनेगा? डायमंड टाइप। क्या ऐसा बनना चाहिए फिगर? जवाब दो। ये याद करने का तरीका है, मैंने ऐसे ही याद करा है। देखो ग्राफ, मैं भी तुम्हें अभी बताता हूँ ऐसे ही। एनी डाउट टिल हियर इन द ग्राफ? बट इसमें कुछ गलती है जो मैंने बनाया है, बताओ क्या? नेगेटिव बिल्कुल, ये तब बनता दोनों। करेक्ट जब यहाँ पे मैं मॉड लगा देता। क्या अब करेक्ट है? अब तो बिल्कुल करेक्ट है। अब पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो, रूट डिफाइंड है, बट यहाँ पे तो रूट दिया नहीं है। रूट एक्स में एक्स कभी भी क्या नहीं हो सकता है? नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये तो सबको पता होगा। तो हमारे लिए यहाँ पे ये जो ग्राफ है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी और आरडी में गिवन है, ठीक है। कुछ ऐसा ही बनेगा ना, बस यस और जवाब दो। और ये कितना होगा? ये कितना पॉइंट होगा? x को 0 रखो, y को 0 रखो, कितना आ रहा है? ये 0, a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में तुम्हें क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट बोला ना, चलो ये पॉइंट मान लेते हैं। क्या इस पॉइंट पे टेंजेंट खींच सकते हो? ये खींच दी टेंजेंट, ठीक है। फिर क्या बोला टेंजेंट खींचने के बाद? सम ऑफ द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है? किसी भी लाइन का या कर्व जो भी दिया हुआ है उसका ओरिजिन से कितना दूरी है, एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट। पर वो एक तरीके से डायरेक्शन ओरिएंटेड रहता है। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस कंसीडर करते, प्लस है तो प्लस। जैसे यहां जो फिगर बनेगा वो पॉजिटिव इंटरसेप्ट ही होगा। इसको क्या कहते हैं? एक्स इंटरसेप्ट। और इसको क्या कहते हैं? वाई इंटरसेप्ट। यहां तक कोई डाउट? आपके पास एक तो इंटरसेप्ट क्या था? अरे 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, बताओ। यस सर। उसमें एक इंटरसेप्ट फॉर्म होता था, वो याद है? x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1, कि वो भी भूल गए? यस सर। तो उसमें a b क्या होता था, बोलो ही, बोलो। वो जो ओरिजिन से वो जितना उसका इंटरसेप्ट बना। इंटरसेप्ट अंग्रेजी में क्या होता है? इंटरसेप्ट मतलब कितना पार्ट कटा, कितनी वो है लेंथ, बोलो या जो भी बोलो। याद आया अब? वही सेम यहाँ पे भी वही बोला जा रहा है। ओके सर। ठीक है। अगर ये मान लो, कुछ भी एक चीज मान लो और इसको कुछ और मान लो, तो इन दोनों का सम तुमसे पूछा गया है। अगर ये P है ये Q है तो P प्लस Q,
ठीक है, वो वैल्यू कांस्टेंट होगी, ये क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है इस एनसीईआरटी के इस क्वेश्चन में। तो अब हम कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनो, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज। जब तुम आर डी शर्मा देखोगे तो उन्होंने डायरेक्ट डेरिवेटिव एंड ऑल से करा है, पर मैं वैसे नहीं बताऊंगा। हमें बेसिकली, मुझे बताओ, टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन निकालने का सबसे मेन की पॉइंट क्या होता है, दैट इज dy by dx। ये सबको पता है, पॉइंट तो गिवन ही होता है या x1 y1 मान लेते हैं, ये सबको पता है। मेन मुद्दा किसका आता है, dy by dx। हमने कल भी ऐसे क्वेश्चन करे थे, एक्सटर्नल पॉइंट से भी खींचा था, तो वो dy by dx से ही क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बनता है। इज दैट क्लियर टू ऑल द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो dy by dx का जो पॉइंट है उसके लिए तो हमने एक पूरा पार्ट ही पढ़ा है, दैट इज डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, यस और नो, सबको पता है। जैसा कि डायरेक्ट कर लो, या इम्प्लिसिट फॉर्म हो, या टेक लॉग, या एक और होता था पैरामेट्रिक फॉर्म, यस और नो। पैरामेट्रिक फॉर्म भी पढ़ा है हमने। तो यहाँ पे क्या हम पैरामेट्रिक पॉइंट लिख सकते हैं? इस कर्व का पैरामेट्रिक पॉइंट कौन सा होगा, जरा बताओ, कौन सा पॉइंट होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा हमेशा? क्या ये अज्यूम कर सकते हैं x को a cos रेज टू 4 थीटा और y को b sin रेज टू 4 थीटा, सॉरी b नहीं, a ही मानना पड़ेगा। क्या ये हम अज्यूम कर सकते हैं? जवाब दो। ये एक पैरामेट्रिक पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें थीटा मेरा पैरामीटर है। क्या वो इसको सेटिस्फाई करेगा? हमेशा रख के देखो, रूट ए कॉस स्क्वायर थीटा और रूट ए साइन स्क्वायर थीटा। क्या मुझे रूट ए मिल रहा है? बिल्कुल मिलेगा। मतलब थीटा बदलो तो ये अलग अलग पॉइंट मिलेगा और ये पॉइंट हमेशा इस कर्व पे लाई करेगा। हित जोशी, क्लियर है? बोलो। यस सर। चल, तो ये हम पैरामेट्रिक फॉर्म से करेंगे और ये तुम स्कूल एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हो पैरामेट्रिक पॉइंट। ये क्यों करा? ताकि डेरिवेटिव आसान हो। अब इसका डिफरेंशिएशन आसान है, रूट वगैरह अभी तो चलो रूट एक्स था, अगर एक्स की और 3/2 या और कॉम्प्लेक्स टर्म होती तो डेरिवेटिव और टिपिकल बनता। और यहाँ पे सबसे पॉइंट की बात ये है कि ये पॉइंट रैंडम है। बोलो यस और नो? यस। बिल्कुल। हमें ये पॉइंट नहीं पता है तो हम x1 y1 मानेंगे, तो ज्यादा वेरिएबल में तुम दो वेरिएबल में उलझ रहे हो, x1 और y1, क्योंकि फाइनल आंसर में x1 y1 पॉइंट थोड़ा ना मिलेगा। पैरामीट्रिक से क्या फायदा मिला? सिर्फ एक ही पैरामीटर है और वो क्या है? थीटा। और थीटा को हटाना आसान होता है, सबको पता है, स्क्वायर एंड नेट से हट जाता है थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 वाली कॉन्सेप्ट से। इसीलिए भी मैंने यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म इंट्रीगो लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे जरा देखते हैं। पॉइंट मेरा x1 y1 तो यही मान लेते हैं, यही मेरा x1 y1 पॉइंट है, कोई भी आर्बिट्री थीटा पे, ये अपना पैरामेट्रिक पॉइंट है। टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, तभी तो इंटरसेप्ट निकालोगे। क्या होती है टेंजेंट की इक्वेशन? y minus y1 is equals to dy by dx x minus dy x1. by dx x minus x1. All right, what is y1 and what is x1? a sin raised to 4 theta Theta or a cos dy by dx स्लोप वो निकाल लेंगे, अभी निकाल लेंगे। और ये पैरामेट्रिक पॉइंट तो ये x1 y1 अपन ने माना है a cos raised to 4 थीटा, ये हो गया। अब dy by dx कैसे निकालेंगे? तो जरा मुझे बताओ, dy by dx को ऐसा लिख सकते हो, dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा, पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने पढ़ा हुआ है। yes, sir. और इसका डेरिवेटिव आसान है करना, बताओ कितना आएगा? a 4 sin क्यूब थीटा, पहले ये वाला कर रहा हूं y का, यही पैरामेट्रिक पॉइंट भी है ना अपना, और साइन का कितना होगा? cos थीटा, नीचे 4 cos क्यूब थीटा और cos का कितना होगा? माइनस साइन थीटा। ये आ गया, कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। ये एक गया, ये दो बचे, कितना बच रहा है फाइनली? tan स्क्वायर थीटा बट विथ माइनस साइन। इज दैट क्लियर टू ऑल? ये बताओ। तो ये आसान है फिर भी, और सॉल्विंग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। डायरेक्ट रूट एक्स रूट वाई में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होगी वेरिएबल में, और थीटा से कैलकुलेशन आसान हो रही है, बस यही एक रीजन है कि मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में गया। चलो तो यहाँ रख देते हैं। अब तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोला था वो बता दो, क्योंकि मुझे तो टेंजेंट की इक्वेशन मिल चुकी है। क्या बोला था टेंजेंट की इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन में? इंटरसेप्ट्स का सम कांस्टेंट। इंटरसेप्ट्स का सम। तो अगर इंटरसेप्ट के सम की अगर बात कर रहे हैं, ऑल राइट, तो जरा मुझे बताओ
एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते थे? 11th में भी तुमने निकाला एक्स इंटरसेप्ट तुम स्ट्रेट लाइन में। तो y को 0 रखते हैं। बिल्कुल, ज्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर मुझे ये पोर्शन चाहिए, मतलब ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट निकालने के लिए क्या मैं y को 0 रख सकता हूँ? इस लाइन पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पे y 0 रखेंगे तो मुझे कोई पॉइंट मिलेगा, और वो ऑब्वियसली ये वाला ही पॉइंट होगा। इस पे y 0 है, तो ये कैसे निकालोगे? अब रख दो y को 0, x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 रख दो। तो कितना आ रहा है x इंटरसेप्ट? y को तो 0 रख दिया, डिवाइड कर दो। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल, दो कैंसिल हो गए, तो मेरे पास बच रहा है -a sin स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा भी उधर चले जाएगा, cos स्क्वायर थीटा जो डिवाइड करा है, और माइनस माइनस भी कैंसिल हो रहा है ना शायद। यस ये और ये भी गया, कितना आ रहा है? उधर क्या इक्वल टू x माइनस a cos रेज टू 4 थीटा, यही आ रहा है। तो इससे x कितना आ जाएगा? a sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस a cos रेज टू 4 थीटा। तो a cos स्क्वायर थीटा को बाहर करा, दोनों में से कॉमन निकल रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो कि 1 हो जाएगा, तो x आ जाएगा a cos स्क्वायर थीटा। एनी डाउट टिल हियर यू कैन आस्क। ये आ गया मेरा x इंटरसेप्ट। एनी डाउट इन दिस पार्ट? बोलिए, इधर जो क्लास में बैठे हैं कोई डाउट किसी को भी? इजी है, ये बोर्ड में आता है। 100% 4 मार्क्स का आएगा फॉर सीबीएसई, 3 मार्क्स का आएगा फॉर गुजरात बोर्ड। हालांकि ये टर्म टेस्ट 1, टर्म एग्जाम 1 में है ना एओडी की 2 में है? तुम्हारे स्कूल एग्जाम में कोई बताएगा? सीबीएसई वाले बताओ। अभी तो गुजरात बोर्ड का तो अभी सिलेबस का नहीं आया है कुछ भी। सीबीएसई वालों को किसी को पता है? मैंने सिलेबस भेजा तो था। टर्म 1 टर्म 1 में है, और शायद टर्म 1 तो ऑब्जेक्टिव है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस पे तो डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो, जो मैंने तुम्हें कहा भी था पिछली क्लास में। जितने भी प्रूव डेट के क्वेश्चंस है इन योर एनसीईआरटी, उनके रिजल्ट्स याद कर लो, वही के वही ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे, या जेई मेन में या गुड सीईटी में तो पूछते हैं। गुड सीईटी में भी पक्का है। पता है डायरेक्ट टिक हो जाएगा, नहीं पता है अटके रहोगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? याद रखना ये पॉइंट। एक और भी चीज है, चलो पहले ये कर लेते, फिर एनालिटिकल थॉट भी लगाएंगे इस क्वेश्चन में। एक्स आ गया, अब वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे? x is equals to 0. एक्स को 0 रख दो। थोड़ा ऊपर। सिमिलरली करके कोई बताएगा कितना आ रहा है? a sin स्क्वायर थीटा। एक्स को 0 रखना, ठीक है, ये आ रहा है। और तुम्हें क्या बोला था? सम ऑफ द इंटरसेप्ट। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना हो रहा है? a आ जाएगा x प्लस वाई, और जो कि कांस्टेंट है। किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। ये हो गया हमारा हाँ? अच्छा हाँ, तुम्हारी तो एग्जाम चल रही है। तुम्हारी भी तो एग्जाम? नहीं तुम्हारी नहीं, मेरी हो गई स्कूल में थी। अच्छा तुम्हारी स्कूल में एग्जाम थी। ओके, ये डीपीएस वाला है। हाँ। अच्छा, और ये दक्ष की तो आवाज आ रही थी, न्यू एरा। वो न्यू एरा में है। हाँ। अरे यार मुझे लगा तुम सब एक ही स्कूल में। चलो ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं क्या? बताओ जल्दी। हाँ सर एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हैं? मैंने क्वेश्चन मैं इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है। हाँ सर हाँ वही आएगा। एक तरीका यही है कि अगर हम x1 y1 ही पॉइंट माने, उसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाले, स्लोप निकाले, टेंजेंट की इक्वेशन निकाले, पुट x इक्वल टू 0, पुट y, x1 y1 को 0 मत करना, x को 0 और y को 0 करना। जो इंटरसेप्ट आ रहा है ऐड करो, और शायद उसमें ये वाला लॉजिक भी लगेगा, क्योंकि जो भी पॉइंट होता है वो सेटिस्फाई करेगा।
तो रूट x1 प्लस रूट y1 इज इक्वल टू a हमारे पास हमेशा एक कंडीशन है, आंसर आ जाएगा। आरडी में वैसे ही दिया हुआ है जो तुमने बोला, सही है वो तरीका। बट ये समझ में आया कि नहीं? ये थोड़ा सा आसान हो गया। मतलब पैरामेट्रिक या कोई भी तुम सब्स्टिट्यूशन के थ्रू करते हो ना इस टाइप के क्वेश्चन में, तो हम जो बोलते हैं ना पॉइंट ऑलवेज सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, वो टेंशन खत्म हो जाता है, क्योंकि ये पॉइंट हमेशा ही सेटिस्फाई करेगा। और कई बार हम भूल जाते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी क्वेश्चन करवाया था, दैट पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, ये अगर एक कंडीशन गई दिमाग से तो नहीं बनता है। दक्ष बोलो। नहीं सर। ठीक है, एक पॉइंट और था, क्या ये अगर ये ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप में आता और पूछते कि वो सम ऑफ द इंटरसेप्ट कितना है, और चारों ऑप्शन कुछ एक ही टर्म्स में, दैट इज कांस्टेंट है, मतलब पॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं है x1 y1 पे, तो क्या कोई लॉजिकल तरीका था? हाँ जी था। जब टेंजेंट की बात हो ही रही है तो अपन जस्ट ये इस पॉइंट के नियर बाय वाला पॉइंट ले सकते हैं, जस्ट नियर बाय वाला पॉइंट। ये जो इंटरसेप्ट है ना, ये पॉइंट को अगर मैं a बोलता हूं और ये पॉइंट b है, वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है कर्व पे। अब एंड पॉइंट्स पे तो हम टेंजेंट या ऐसे डिफाइन नहीं करते हैं, पर इसके जस्ट क्लोजेस्ट वाला जो भी पॉइंट होगा उस पे टेंजेंट कुछ हद तक एक्स एक्सिस जैसा ही दिखेगा। और अगर एक्स एक्सिस जैसा दिख रहा है तो y इंटरसेप्ट तो है ही नहीं, और x इंटरसेप्ट कितना आएगा? ये a आएगा। तो हम ये लॉजिकली से भी बोल सकते थे, लॉजिकली पॉइंट से, कि a ही होगा सम ऑफ द इंटरसेप्ट। समझ में आया कि नहीं ये पॉइंट? ये एनालिटिकल अप्रोच हो गई। ठीक है, a पे नहीं खींच रहा हूं, a के जस्ट नियर बाय वाला पॉइंट खींच रहा हूं। ऐसी पॉइंट b पे नहीं खींचूंगा, पॉइंट b के जस्ट नियर बाय वाला पॉइंट, तो ऐसी y एक्सिस की तरह ही तुम्हें टेंजेंट दिखेगा कर्व का। तो अगर वो दिखेगा तो तुम देख सकते हो कितना इंटरसेप्ट हो रहा है। तो ये डायरेक्ट भी तरीका था, जब कांस्टेंट ही आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट है, तो कोई भी एक सर एक ऐसा है, अरे इसके नियर बाय वाला पॉइंट में यही टेंजेंट है, तो अगर ये टेंजेंट है तो कितना इंटरसेप्ट बन रहा है इसका? x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट 0। हाँ सर। सम तो a आएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स है, की पॉइंट्स जो तुम्हें याद रखने हैं, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चंस तो आसान है और ये पूरा स्ट्रेट लाइन चैप्टर की तरह ही बनते हैं इस पे क्वेश्चंस। तो जो स्ट्रेट लाइन के वक्त लिखवाए थे वो वापस से लिखवा रहा हूं टेंजेंट के फॉर्म में, क्योंकि टेंजेंट भी एक लाइन ही होती है। इफ अ टेंजेंट इज equally inclined, if a tangent is equally inclined to both of the axes, then dy by dx is equal to कितना होता है? अगर कोई एक लाइन इक्वली इंक्लाइंड है बोथ एक्सिस से, तो dy by dx स्लोप कितना होगा उस लाइन का? 1 पिछले साल भी बताया था, +-1। सब भूल गए स्ट्रेट लाइन। देखो इधर, ये एक लाइन है, लाइन का मतलब 45 डिग्री हो गया ना दोनों एक्सिस। हाँ ये अगर 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, तो स्लोप 1 दिख रहा है। पर ये भी तो वैसी है ना लाइन जो इक्वली इंक्लाइंड है। यही नहीं, एक और बताता हूं, क्या ये लाइन नहीं हो सकती? देख लो दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, ये भी 45 रख रहा हूं, ये भी 45 डिग्री रख रहा हूं, क्या इसको नहीं बोल सकता हूं इक्वली इंक्लाइंड? बिल्कुल बोल सकता हूं। और अब कितना बनेगा स्लोप? ये 135 डिग्री हो जाएगा, और 10 135 -1 होता है डिग्री। और अगर ऐसी खींच दो लाइन, ये एंगल भी 45 रखो क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है, ये 90 और ये इक्वली इंक्लाइंड है, तो दोनों 45 45 होंगे। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा एंगल? यहाँ पे तो 10 45 होके 1 ही आ जाएगा। तो अगर ओरिजिन से पास हो रही है टेंजेंट तो भी +-1 दिख रहा है, अगर वो टेंजेंट ओरिजिन से पास नहीं हो रही है और इक्वली इंक्लाइंड बोल दें तब भी स्लोप +1 या -1 दोनों ऑप्शन है। मतलब ये एक मल्टीपल करेक्ट में जाएगा अगर सिर्फ इक्वली इंक्लाइन करके दे देता हूं, अगर कोई और कंडीशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या याद रख सकते हो ये पॉइंट, दैट इफ अ टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ ऑफ द एक्सिस, स्लोप क्या होगा? +-1। वो देंगे नहीं स्लोप, बस तुम्हें दिमाग में रखना है स्लोप कितना होगा? +-1। अगर तुम स्लोप निकाल पा रहे हो तो उसको +-1 दोनों से इक्वेट करना। ठीक है, वो ऑप्शन मैंने तुम्हें बता दिया क्यों। नेक्स्ट, इफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी रैंडम पॉइंट पे, जैसे ऊपर हमने देखा, एट एनी पॉइंट ऑन कर्व
cuts both of the axes at equal distance from origin, then dy by dx is equal to, अब बताओ प्लस माइनस प्लस डिस्टेंस बराबर बोला है ना, तो ये केस भी आ सकता है, देख लो इक्वल डिस्टेंस ही तो होगा, एंगल इक्वल है तो ये वाला भी हो सकता है, तो +-1 दोनों ऑप्शन है, यहाँ पे भी दोनों स्लोप में ऑप्शन आएंगे, तो दो टाइप की लाइंस या जो भी कंडीशन है वो बनेगी। इज दैट क्लियर टू सेकंड पॉइंट सभी को, कि प्लस एंड -1 दोनों आता है। तो थर्ड एक और हमने पढ़ा था, याद है किसी को? स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था पिछले साल, तब भी मैंने बोला था स्लोप कभी कभार देते नहीं है, वो लैंग्वेज से समझना है स्लोप कितना होगा। इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विथ एक्सिस, मतलब x एंड y बोथ दोनों से इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है, तो स्लोप कितना होगा? +-1 सेम है। +1 रहेगा, इंटरसेप्ट तो प्लस और माइनस साइन के साथ रहता है ना। हाँ जी, माइनस हमेशा -1 होगा। क्यों? रीजन होना चाहिए, तो देख लो इधर। प्लस वन होगा तो वो 8 माइनस हो जाएगा। हाँ देखो इधर, ये मैंने लाइन खींची, इंटरसेप्ट बराबर है तो हमें पता है x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1 होती है ना लाइन की इक्वेशन, मतलब ये b और ये a बराबर है, इंटरसेप्ट बराबर है, तो ये और ये दोनों बराबर है, तो ये 45, ये 45, तो ये 135, तो -1 आ रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में ये लाइन भी आ रही है, क्या ये इंटरसेप्ट बराबर है? नहीं, ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। क्या एक पॉजिटिव टर्म कभी नेगेटिव के बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है ऑब्वियसली। और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि टेंजेंट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वरना तो 0 ही हो जाएगा, वो केस में नहीं ले रहा हूं, ठीक है? फिर तो हर टाइप का स्लोप पॉसिबल हो जाएगा। स्लोप कितना है? कुछ भी हो सकता है, इंटरसेप्ट दोनों का ही 0 है तो इक्वल इंटरसेप्ट में तो 0 भी आ जाता है, वो मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और फिर अगर इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है तो स्लोप हमेशा क्या लेना है? -1। क्या ये याद रख सकते हो? देख लो, ये केस तो आएगा ही नहीं ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बराबर होगा ही नहीं। एक और खींचते, ये केस पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है, और इस केस में भी तो एंगल कितना बनेगा? ये 135 ही बनेगा, वो बराबर है, तो इससे भी स्लोप कितना आ रहा है? -1। एनी डाउट? किसी को कोई भी डाउट इन 3 पॉइंट्स में तो तुम पूछ सकते हो। ये हो गए हमारे तीनों पॉइंट्स, जवाब दो। इक्वल इंक्लाइंड, स्लोप +-1, ओरिजिन से पास हो रही है लाइन तो ऐसा कुछ बनेगा, ओरिजिन से अगर नहीं हो रही है तो ऐसा कुछ बनेगा ग्राफ, और इक्वल इंटरसेप्ट दे दे तो स्लोप -1 ही होगा। लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये भी याद रखना। कैन वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट नाउ? बोलो। चलो, सर इक्वल डिस्टेंस वाले में सर +1 कैसे होगा? किस वाले में, किस वाले पॉइंट पे? सेकंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में +1 कैसे होगा? अच्छा ठीक है, इक्वल डिस्टेंस बोला है ना, डिस्टेंस वाइज तो ये भी बराबर है ना, डिस्टेंस है वो, मैग्नीट्यूड तो सेम ले सकते हैं ना अपन इन दोनों का, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। और इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, विद साइन हम इंटरसेप्ट वर्ड बोलते हैं, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ट्रीट करते हैं, तो इसका भी तो तुम जब डिस्टेंस निकालोगे तो उतना ही आएगा ना सेम। फिर समझ आ गया? ये डिस्टेंस, ये वर्ड था। डिस्टेंस के बजाय इंटरसेप्ट दे दे तो सिर्फ -1, ये बच्चे गलतियां कर देते हैं पेपर में, ठीक है? चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टाइम है अपने पास, हेडिंग लिखना, ये तो हो गए बेसिक क्वेश्चन तो सब। अब नेक्स्ट जो हेडिंग आती है वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, इन सबकी लेंथ कितनी होती है? ये वाला पोर्शन हो सकता है एनसीईआरटी आरडी में तुम्हें एओडी टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में ना मिले, तुम्हें मिल सकता है ये वाला पूरा पोर्शन
इन गुजरात बोर्ड ऑल्सो, उनकी भी टेक्स्ट बुक में डिफरेंशियल इक्वेशन में दिया हुआ है। तो जनरली मैं इसको टेंजेंट नॉर्मल में क्यों लेता हूं? ऑब्वियसली क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल की बात हो रही है इसीलिए। तो अगर तुम्हें थ्योरी अगर तुम बुक में ढूंढोगे तो शायद तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन में मिलेगा, याद रखना। और तब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ अभी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, चलो तो देखते हैं ये क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट सब क्या होता है, नॉर्मल सब नॉर्मल क्या है जरा देखते हैं। ठीक है, हम कोई भी एक रैंडम ग्राफ बनाते हैं। मैं भूल जाता हूँ, आज बच्चे आगे सामने बैठे ना, भूल जाता हूँ कि अपन डिजिटल बोर्ड पर है। वो अभी भी लाइन खींचने की आदत है तेरी मेरी। ये ले लेते हैं अपन, ठीक है। ये कोई भी एक रैंडम कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स। ऑनलाइन वाले बच्चे सब सुन रहे हो ना? कितने बच्चे बैठे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। नोट्स लिख रहे हो ना सब? यस सर। यस सर। यस सर। यस हाँ। यस सर। नोट करने हो। अब Yes, sir. सुनो ध्यान से, जितने भी ऑफलाइन वाले जो अभी बच्चे दिख रहे हैं, शायद तुम नेक्स्ट टाइम भी आओगे। यस सर। तो जो भी लेक्चर 1, 2 एंड जो थोड़ा बहुत आज जो हम पढ़ रहे हैं, उन सब का कंप्लीशन मैं चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर लिख रहे हो तो मुझे दिखाना है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नोट्स नहीं लिखोगे तो रिवीजन किस चीज का करोगे, आई डोंट नो। ठीक है, एंड ऑनलाइन नोट्स रीडिंग कभी नहीं फायदेमंद होती है जब तक तुम्हारे हाथ से खुद नहीं लिखोगे, तब तक, क्योंकि तभी कॉन्फिडेंस आता है। और जितने भी ऑनलाइन, आज तो बच्चे दिख रहे हैं 80 स्टूडेंट्स है, तो उनको तो अपलोड करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस यस सर। सर। ओके। यस सर। सर अभी डायरेक्ट थर्सडे को आना है ना ऑफलाइन के लिए? अब तुम्हें जो जो डेज बोले यार, अब तुम याद रखो, अब मेरी मत परीक्षा लिया करो। इतनी बैचेस रहती है, अब मेरे को याद थोड़ी ना मैंने किस किस को कौन सा डेज अलॉट करा है। तुम्हें जो मैसेज करा है ना, बस वो याद रखना, ठीक है। चलो, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। कोई भी एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, उस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, रैंडम पॉइंट x1 by 1, क्योंकि पॉइंट बदलेगा तो टेंजेंट भी बदलेगा। तो मैं कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूं, रैंडम पॉइंट x1, y1, उस पे टेंजेंट खींचोगे तो कैसी दिखेगी? अगर उस पे टेंजेंट खींचते हो तो क्या कुछ ऐसी दिखेगी? रुको मैं थोड़ा सा ना ग्राफ को इधर बना देता हूँ, वो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगा फिर। y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये टेंजेंट हो गई मेरी। ये पॉइंट को P बोल देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये फिगर याद रखना, फिगर याद हो गया तो तुम भूल भी जाओगे ना, इनके फॉर्मूले आएंगे कुछ 4-5, जो 4 है, ठीक है, तो भी तुम डिराइव कर लोगे अगर फिगर याद है तो, ठीक है। टेंजेंट, यहां तक किसी को कोई डाउट फिगर याद रखने में, x1 y1 पॉइंट? नो सर। इसके बाद ये टेंजेंट है, तो जहां पे ये एक्स एक्सिस को स्ट्राइक कर रही है, क्या मैं उसको T बोल दूं? टेंजेंट है इसीलिए, ताकि याद रहे। मैं वही नोटेशन यूज करूंगा जो तुम याद रख लोगे। अब नॉर्मल कैसी बनाते हो? इसी पॉइंट पे नॉर्मल, उसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे, उससे परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर उससे परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं खींचना चाहता हूं तो वो कुछ ऐसी होगी, क्योंकि 90 डिग्री बनेगा, यस और नो। और अगर ये नॉर्मल है तो क्या मैं इसको n बोल दूं? बोल सकता हूं? बोल सकता हूं, और क्या। तो ये हमारा फिगर बन गया, ठीक है। TPN एक ट्रायंगल दिख रहा है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो कोई भी कैलकुलेशन होगी वो तुम कर सकते हो इस राइट एंगल ट्रायंगल में। पर अभी ये सब टेंजेंट सब नॉर्मल भी है, ये क्या है? और टेंजेंट की लेंथ अपन कितना पोर्शन बोलते हैं वो भी मैं बताऊंगा। पहले सब टेंजेंट का जो S चल रहा है, सबका मैंने एक एक इनिशियल लिया हुआ है, ठीक है। अब ये पॉइंट याद रखना, सब टेंजेंट किसे कहते हैं। इस P पॉइंट से अगर मैं एक अभी इस साइड और तेरी, ठीक है,
ये जो खींचता हूं मैं, कोई भी परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करो, तो जहां पे स्ट्राइक करा उस पॉइंट को मैं बोलूंगा क्या, एस, एस पॉइंट। अब ये पॉइंट्स के नोटेशन याद रख सकते हो, एस टी पी एन, क्योंकि अगर ये याद है तो लेंथ वगैरह तो बहुत इजी हो जाएगा। हाँ परपेंडिकुलर मैंने वो बता दिया, टेंजेंट, नॉर्मल और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है एक्स एक्सिस पे फ्रॉम व्हाट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिस पे तुम टेंजेंट खींच रहे हो। तो अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं मुझे, एक पीटी दिख रही है, लेंथ दिख रही है ना, पीटी लेंथ है ये, तो पॉजिटिव होगी, मॉड लगाना मत भूलना, और मॉड हटता है तो प्लस माइनस आता है, ये चीजें मत भूलना, 10 से इंपॉर्टेंट चल रहा है ये पॉइंट। चलो पीटी हो गया, एक पीएन हो गया, एक एसटी हो गया और एक एसएन हो गया। तो क्या लगता है तुम्हें पीटी किसे कहेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट को कहेंगे। तो पीएन कितना हो, क्या होगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल होगा। नॉर्मल, तो एसटी क्या होगा, सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट, और ये होगा लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्या याद करना टफ है क्या फिगर के साथ, नो सर, क्लियर है। कभी मान लो भूल जाओ इनकी वैल्यूज, वैसे तो मैं याद भी करवा दूंगा तुम्हें, याद करने का एक तरीका बहुत इजी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद रहता है इनके फॉर्मूला, पर कभी भूल जाओ या कभी मान लो प्रूफ पूछ ले, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होता है, कैसे निकलता है एंड ऑल, तो एक फिगर याद रखोगे सब हो जाएगा। ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया ये डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम में मेंशन है ये थ्योरी, शायद इस चैप्टर में नहीं मिले तुम्हें एनसीईआरटी में। चलो ये हो गया, अब लेंथ कैसे निकालेंगे और गिवन क्या क्या है तुम्हें। ऑब्वियसली ये सब जितना खींच रहा हूं मैं, तुम्हें क्या क्या गिवन होगा, फंक्शन गिवन होगा, गिवन एंटिटीज तो देख ले पहले जिसकी टर्म्स में मैं निकालूंगा, फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स ये गिवन होगा। दूसरा ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, गुड, x1 y1 भी तो देंगे, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो वेरी करता जाएगा। कोई स्पेशल केस हो सकता है कि हर बार लेंथ कांस्टेंट रह जाए, जैसे ऊपर सम ऑफ इंटरसेप्ट कांस्टेंट था, वो कर्व पे डिपेंड करेगा। इन जनरल इन प्रूविंग इट वो गिवन देना जरूरी है। ये दो चीज गिवन होगी बस। क्या ये दो चीज से क्या तुम ये सभी वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ जी निकाल सकते हैं। यस सर। कैसे वो जरा देखते हैं। x1 ना काम नहीं आएगा ज्योमेट्री में, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रीजन आ जाएगा। x1 क्या होगा, OS होगा ना x1, तो x1 का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस क्यों ले रहा हूं, किसी भी क्वाड्रेंट में कर्व हो सकता है। क्या ये मेरा OS होगा ना, x की दूरी x और वो y, तो हम x1 इन फॉर्मूले में यूज नहीं करेंगे, हम किसको यूज करेंगे, पहले तो टेंजेंट के फार्मूला और नॉर्मल के फार्मूला, हाँ वो भी कर लेंगे, और ये y1 हम यूज करेंगे, x1 का भी यूज नहीं होगा। हालांकि अगर तुम्हें x1 दे दे y1 नहीं दे तो तुम निकाल सकते हो, क्योंकि ये दोनों पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेंगे, हमेशा कर्व को, तो उससे निकाल सकते हो। चलो तो मेरे पास y1 है। एक और चीज, अगर कर्व गिवन है, पॉइंट गिवन है, पॉइंट अगर गिवन है तो क्या ये थीटा निकाल सकते हो, या मैं यूं बोलूं m इक्वल्स टू tan थीटा निकाल सकते हो dy बाई dx? यस सर। ये Yes, तो हम sir. पहले ही सीख चुका है, और अगर ये कर सकते हो तो अब बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि dy बाई dx से मेरे पास मतलब tan थीटा, क्योंकि वही स्लोप होता है, तो tan थीटा से थीटा निकाल सकते हो ना। और अगर थीटा निकल गया तब तो, और इनवर्स के फॉर्म में भी तुम्हें आता है निकालना अब तो, जैसे tan थीटा इक्वल टू दे दिया 2, तो थीटा कितना होगा tan इनवर्स 2, और फिर वो तुम्हें कैलकुलेशन आती है, ITF पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ अब अलग अलग वैल्यूज निकालो ना। थीटा मुझे नोन है, थर्ड जो चीज गिवन हो गई है वो है थीटा, या स्लोप के फॉर्म में भी लिख लेंगे अपन। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मुझे तुम निकाल के दोगे, ये निकाल लो पीटी, और क्या लगाओ, कौन सा ट्रायंगल लोगे, PST। PST पे कहां पे 90 डिग्री पर है, एंगल S मेरा 90 डिग्री है। हाँ जी बताओ क्या लगाओगे, tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, बहुत सारे अपने पास। थीटा ये साइन थीटा। sin थीटा, बिल्कुल। तो sin थीटा किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है मेरा, PT, तो PT कितना हो जाएगा, y1 cosec थीटा। किसी को कोई डाउट, जवाब दो जल्दी से। ये मेरा PT आ गया y1 cosec थीटा। अब
y1 cosec थीटा तो आ गया। बिल्कुल। अभी रुको, देखो हमें dy by dx की टर्म में लिखना है क्योंकि थीटा डायरेक्ट तो गिवन देते नहीं है, तो अपन इसको dy by dx की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और एक और चीज, यहाँ पे गलती करी मैंने, यहाँ पे मैंने मॉड नहीं लगाया क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, स्लोप वाला जो थीटा होता है, और y1 x1 y1 कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो मॉड लगाना मत भूलना, क्योंकि अगर तुम्हें लेंथ ऑफ कभी टेंजेंट दे दे और फिर कुछ और पूछा है तो प्लस माइनस से ओपन होगा, ये याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब क्या हम कॉजेक थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, मॉड तो है ही सही वैसे भी, पर एक होल मॉड लगाना जरूरी है क्योंकि साइमन को भी पॉजिटिव ही लेना है। लिख सकते हैं कि नहीं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही होता है ना, और कॉसेक स्क्वायर थीटा का रूट कॉसेक थीटा। और क्या हम कॉट को फिर ऐसा लिख सकते हैं, 1/tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। तो अगर इतना सब कर सकते हैं तो अब तो तुम्हें पता ही है tan थीटा को क्या बोलते हैं अपन, dy by dx तो ऊपर जाके वो dx by dy हो जाएगा, dx by dy का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। पर मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, याद करना है, याद तो करना ही है, डिराइव कौन करेगा फिगर बना के, इतना टाइम थोड़ा रहता है मेंस के पेपर में, ये याद कर लो, क्योंकि अगर ये याद कर लोगे तो बाकी की चीज तो तुम खुद ही लिख लोगे कि नहीं टफ है, आगे की प्रोसेस जितनी भी चीजें रखी हुई है जनरली किताबों में ये दिया रहता है y1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर, पर तुम्हें वो याद नहीं रखना है, तुम तो y1 cosec थीटा याद रखोगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस, चलो ठीक है। हाँ फिर नॉर्मल की लेंथ और सब टेंजेंट की लेंथ सेम आती है? नहीं, कुछ गलती करी हो तुमने, देखते पकड़ते क्या गलती करी है, चलो देख लेते हैं। ये आ गया अपना नॉर्मल, यहाँ टेंजेंट आ गया, तो इसी के साथ मुझे एसटी भी निकल रहा है ना इसी ट्रायंगल में, और उसके लिए क्या लोगे, ऑब्वियसली tan थीटा लोगे। एसटी अगर तुम्हें निकालना है तो हम tan थीटा ले लेंगे, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है y1, बेस है मेरा st अपॉन में st, तो st आ जाएगा y1 cot थीटा, उसका मॉड रख लेंगे। तो ये भी फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, और अगर ये याद हो जाता है तो इसको हम बदलना तो बहुत आसान है, dx by dy लिख लो। एक चीज और नहीं लिखी मैंने यहाँ पे, ये स्लोप जो निकालेंगे हम वो किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं सब, x1 y1, किसी और पॉइंट पे मत निकाल लेना टेंजेंट का स्लोप और रख इधर रहे हो, सब गड़बड़ मत कर देना। जब एक से ज्यादा टेंजेंट देंगे ना तब दिक्कत होती है, जब एक ही है तो दिक्कत नहीं होती, इससे तुम्हें पता होना चाहिए किस पॉइंट पे टेंजेंट खींची है और ये भी आसान था मेरे ख्याल से, कुछ नहीं था, एक ट्रायंगल मेथड थी। एंड अब हम आते हैं नॉर्मल के लिए, तो नॉर्मल के लिए बगल वाला जो एक ट्रायंगल दिख रहा है PSN, उसको हम कंसीडर करेंगे। तो PSN के लिए मुझे बताओ, ये थीटा है, ये टोटल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा ना, या ये वाला थीटा हो जाएगा Yes. फिर, क्योंकि ये 90 डिग्री है। बहुत इजी सी कैलकुलेशन, और ऐसे तुमने करे होंगे 9th में, बहुत इजी फिगर है ये, बहुत क्वेश्चन करे तुमने स्ट्रेट लाइन और उसमें ट्राइंगल्स में 9th क्लास में, तो कोई सा भी अरे ये कहाँ से उठ के आ गया, फिर pn हो जाएगा मॉडल cos थीटा। अब y1 tan थीटा। बिल्कुल अपन ये वाला थीटा ले कि 90 माइनस थीटा, कोई सा भी ले सकते हो, अपन थीटा के टर्म्स में देखें, थीटा को लोगे तो ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, पता है ना, थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मैं ऑफलाइन वालों से पूछ रहा हूँ, सब याद है ना, हाँ तुम्हें भी थोड़ा जोश दिखाना है, वरना ऑनलाइन वाले सोचेंगे कौन आया ये आज, किसी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ वैसे आज अतुल्य की आवाज नहीं आ रही, क्या बात है, बैठा है कि नहीं? हेलो सर। हाँ आज तुझे आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? नहीं सर, बस कुछ नहीं। तबीयत ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। हाँ सर रेगुलर आने की सोच रहा था मैं तो। ओह ठीक है, अभी बाद में तुम सोचते रहना, अभी ध्यान इधर दो ट्रायंगल पे। हम आते PSN ट्रायंगल पे। अब ट्रायंगल PSN, अब ट्रायंगल PSN की अगर अपन बात करें तो अपन लगा देते हैं कॉसेक थीटा, जो बोल रहे हो मतलब साइन थीटा लगा देते हैं, सेक थीटा लगाना है, चलो सेक थीटा लगा देते हैं, मतलब कॉस थीटा लगाते हैं। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा ले रहा हूं मैं, तो बेस हो जाएगा PS अपॉन में हाइपोटेनियस हो जाएगा PN,
तो बेस हो जाएगा PS मतलब y1 अपॉन में Pn मतलब लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा Pn। तो y1 sec थीटा का मॉड मेरा Pn हो जाएगा। ये भी तुम्हें याद रखना है, लेंथ ऑफ नॉर्मल। सिमिलरली अब डायरेक्ट ही बता दो, एक ही ऑप्शन बचा है अब तो, y1 tan थीटा वो होगा मेरा Sn हो जाएगा। और अब इसको वो रूट वगैरह में लिख लेते थोड़ा अच्छे से फॉर्म में, y1 secant स्क्वायर थीटा का अंडर रूट का मॉड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मॉड, डिस्टेंस ये मॉड लगाइए, y1 टाइम्स ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये होता है Pn। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा Sn, y1 टाइम्स ऑफ tan थीटा मतलब स्लोप dy बाई dx, किस पॉइंट पे, x1 ये हो, मॉड लगाना मत भूलना। ये हो गया, ये हो गया, बस हो गया। तो क्या ये सब याद रख सकते हो? बहुत इजी है, देखो मैं यहाँ पे याद करना बता देता हूँ। टेंजेंट, बस ये वाला ऑर्डर याद रखना, टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल, बोलो एक साथ मेरे साथ, टेंजेंट सब टेंजेंट सब नॉर्मल सब नॉर्मल। नॉर्मल सब नॉर्मल। ठीक है, अब अल्फाबेटिकली याद कर लो कौन कौन से यूज हो रहे ट्रिगो वाले फॉर्म्स, कॉसेक सेक कॉट और टेन, कॉसेक सेक कॉट और टेन यही चार यूज हुए। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आता है, कॉसेक थीटा, y1 तो सभी में ही आ रहा है, मॉड लगाना मत भूलना। तो दूसरा क्या होगा, कॉट आएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर, और फिर क्या आएगा, सेक आएगा, और फिर क्या आएगा, टेन आएगा। तो कॉसेक कॉट सेक टेन ये चार यूज होते हैं, y1 आता है, मॉड आता है, और टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब नॉर्मल। मेरे ख्याल से आप कभी नहीं भूलोगे, और डिराइव करने का वक्त नहीं है, ये याद रखना है बस डायरेक्ट। ठीक है, किसी भी वे में क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे गुड सीईटी में, बोर्ड्स में, कहीं पे भी लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालो, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट से डर मत जाना, ये होता है। तो इसीलिए आप समझ में क्यों मैं टेंजेंट एंड नॉर्मल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इक्वेशन निकालना आता है, स्लोप निकालना आता है, सब आता है तुम्हें। तो क्वेश्चन लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ सकते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, खत्म, डायरेक्ट लगाओ, और dy बाई dx तुम्हें निकालना आता है। और अगर ये याद है तो ये dy बाई dx के फॉर्म में तो खुद ही निकाल लोगे ना, उसमें तो कुछ है। यस सर। ये तो ये हमारा पूरा डेरिवेशन हो गया। चाहता तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, बट शायद प्रूफ से चीजें दिमाग में गई होगी अच्छे से, और अब भूलोगे नहीं। ठीक है सर, हम इसमें जो लेंथ ऑफ टेंजेंट कर रहे हैं वो अपना कोनिक सेक्शन वाले से एकदम अलग है। वहां पे भी वही है, पर वहां कहीं पे पढ़ा नहीं हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट। सर एक पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं फॉर एग्जांपल सर्कल पे, तो बिल्कुल नहीं, एक सेकंड, वहां पे और यहाँ पे फिगर याद रखो, इसलिए मैंने फिगर बताया। अगर ये लेंथ पूछी जाती है Pn, तो ये हर जगह PT, ये एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक होने वाला है, और वहां कोई भी हमारा रैंडम पॉइंट होता है, वरना तो मैं डायरेक्ट लिखवा देता। अगर तुमने कोनिक की बात करी ही है ना, तो तुम्हारे पास मॉड्यूल तो होगा अभी भी, शायद संभाल के रखा होगा, तो उसमें ना आखिरी में पॉइंट्स टू रिमेंबर करके फॉर्मूला करके बहुत दिए रहते हैं, उसमें ये सभी टेंजेंट्स के बारे में बताया हुआ है, फॉर्मूले दिए और कैसे यूज होता है कोनिक में। बस वो एक बार चैप्टर एट ग्लैंस करके वो पढ़ लेना, तो तुम्हें ये कोनिक में एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। पर वो लेंथ और ये लेंथ में अलग है, क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस रोल में आ रहा है, बस ये है। ठीक है, और जब कभी भी वो दे देंगे, जैसे तुम्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है और लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोनिक के हिसाब से तो 0 हो जाएगा फिर तो, उसी पॉइंट पे लेंथ ऑफ टेंजेंट। पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो समझ जाना, ये एओडी का क्वेश्चन। ठीक है, और कोनिक में कैसे यूज होती है ये थ्योरी, वो तुम्हें मॉड्यूल में गिवन है, तब मैंने पढ़ाया नहीं था, क्योंकि तब ये पूरा पढ़ाना पड़ता, और इतना टाइम रहता नहीं है कोनिक में, तुम्हें पता ही है, इतनी सारी चीजें उसमें की पूछूंगा। चलो, तो ऐसा प्रॉपर्टीज गिवन है वहां पे पैराबोला वगैरह में। चलो, तो आगे बढ़ सकते हैं, अब हम जवाब दो। यस सर। अब इस पे मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, चल जाएगा ना कि कराने की जरूरत है इस पे क्वेश्चंस, क्योंकि सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें कुछ है नहीं। तुमने जो भी तुमने क्वेश्चंस करे अभी तक, सब में ये अप्लाई कर सकते हो। tan थीटा तुम्हें पता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट गिवन है, तो हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो हम आगे बढ़ सकते हैं अब। यस और यस सर।
चलो ठीक है। टाइम हमारे पास कितना बचा है आज? 10 मिनट है। तो अगर 10 मिनट है तो मैं एक तो नोट लिखवाता हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कोनिक, अब तुमने बोला ही है ना, तो उसका मैं एक चार्ट या थोड़ा बहुत बता देता हूँ, क्योंकि कोनिक 2 डिग्री इक्वेशन का पार्ट शुरू होगा। जेई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एओडी के लिए देखेंगे अपन। पहले तो एक नोट लिख लो सभी बच्चे। 2 डिस्टिंक्ट, शायद तुम्हें नहीं पता होगा ये पॉइंट, पर ये पॉइंट पे तुम्हें एआईटीएस में क्वेश्चन गारंटीड मिलेंगे। जेई मेंस एडवांस में तो शॉर्ट मिल सकता है, एक्सपेक्टेड ही करवाता हूं मैं एक क्वेश्चन इसके बाद एक। 2 distinct tangent can be drawn. 2 distinct tangent can be drawn to any cubical curve. 2 distinct tangent can be drawn to any cubical curve if point is taken on a tangent. If a point is taken on a tangent drawn at point of inflection. Point of inflection थोड़ा बहुत भी आइडिया है? जहां पे कॉन्केविटी बदलती है, कॉन्केव अपवर्ड से कॉन्केव डाउनवर्ड, यहाँ पे कॉन्केविटी बदल। यस सर। नहीं, ये मैंने नहीं पढ़ाया। मैंने जो पढ़ाया था फंडामेंटल्स ऑफ क्लास 12th में, तब ये डेफिनेशन दी थी कि डबल डेरिवेटिव के वेवी कर्व में जो चेंज इन साइन होगा that will give you the exact point of inflection. बाकी सब डेफिनेशन गलत होती है। क्या इस पे डिस्कशन किया था? शायद किया था। हम करेंगे, वापस से करेंगे, बेफिक्र रहो एओडी में जब हम आएंगे। पर ये पॉइंट अभी याद कर लो क्योंकि टेंजेंट से रिलेटेड है। ठीक है, पॉइंट क्या कह रहा है ध्यान से समझना। कोई भी क्यूबिकल कर्व, मतलब क्यूबिकल पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं मैं, कर्व मतलब वही पॉलिनोमियल, 2 टेंजेंट डिस्टिंक्ट टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं if a point is taken on a tangent drawn at point of inflection. अब सुनो इधर, सबसे सदाबहार ग्राफ कौन सा याद आता है? y equal to x cube, ये आता है। वैसे और भी होते हैं ग्राफ, ठीक है। अब इस पूरे ग्राफ में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन सा है? कहां पे कॉन्केविटी बदल रही है? जीरो ओरिजिन। ये पॉइंट पे कॉन्केविटी बदली, कॉन्केव अपवर्ड कॉन्केव डाउनवर्ड। अब इस लाइन पे ये भी एक टेंजेंट होती, पता है ना सबको? ये तो बताया था, हॉरिजॉन्टल सेकेंड से जो टेंजेंट बनती है। अब इस लाइन पे, इस टेंजेंट पे तुम कहीं पे भी पॉइंट लो, कहीं पे भी पॉइंट लो, जैसे कि मैंने यहां पे पॉइंट लिया। अभी ये रैंडम फिगर था, हाँ, ये जैसे इधर ले लेते हैं, थोड़ा सा और मुझे ऊपर लेना पड़ेगा पहले। तो ये वाले पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींच सकता हूं मैं? 2 डिस्टिंक्ट। एक तो ये खुद जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से जा रही है, और एक और पॉसिबल है। समझ में आया कि नहीं? ये भी एक टेंजेंट है। मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से जो टेंजेंट जाती है उस पे कहीं पे भी तुम पॉइंट रखो, 2 टेंजेंट पॉसिबल है, एक तो वो खुद और एक कोई भी दूसरी। सर तो क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अलावा ऐसा कोई और पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो देख लेते फिगर के थ्रू। इसके प्रूफ पे अभी हमें जाना नहीं है, ये तुम्हें याद रखना है। पूरा मुझे क्यूबिकल ग्राफ फिर समझाना पड़ जाएगा बहुत डिटेल में। अब तुम बोलते हो सर कोई और पॉइंट ले लो, तो जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ले लिया, क्या इस पॉइंट से 2 टेंजेंट खींच सकता हूँ? अकॉर्डिंग टू द थ्योरी व्हाट आई हैव, नहीं। एक टेंजेंट तो पॉसिबल है, अरे एक टेंजेंट तो पॉसिबल है, पर क्या दूसरी बन पाएगी कभी भी? नहीं, कभी भी नहीं बन सकती है। एग्जाम्पल के लिए तुम कोई भी क्यूबिकल पे एक्सटर्नल पॉइंट लो, उस पॉइंट से तुम टेंजेंट की इक्वेशन निकालना। मैंने बताया एक्सटर्नल पॉइंट से कैसे निकालते, तुम देख लो, पॉसिबल ही नहीं होगा एक्सटर्नल पॉइंट से। इज दैट क्लियर? तो 2 डिस्टिंक्ट टेंजेंट किस पे पॉसिबल होती है हमेशा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से जाने वाली टेंजेंट पे कहीं पे भी पॉइंट ले लो, ठीक है। मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द रेफरेंस पॉइंट, और उससे एक तो टेंजेंट बनेगी, दूसरी भी पॉसिबल है, ये याद रखना, ठीक है। अब कोई सा भी ग्राफ में, ये हर ग्राफ में वैलिड होता है, मतलब जरूरी नहीं कि ऐसा ग्राफ हो। ये मैंने ग्राफ बनाया, क्या ये भी क्यूबिकल ग्राफ है? मल्टीपल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस के लिए मल्टीपल हो गए ना? हाँ ऑब्वियस।
ये मेरा क्यूबिकल, बस ये क्यूबिकल में वैलिड है थ्योरी, और किसी में मत लगा देना। और ये तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगा पॉइंट, नेट पे सर्च करोगे डिटेल हायर स्टडीज में तो मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि क्यूबिकल फंक्शन की प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, बहुत सारी। आईआईटी ने अभी तक उन पे क्वेश्चन पूछा नहीं, बट इस पे जरूर पूछते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो? सर सिर्फ क्यूबिकल में मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो दूसरे में भी होता हाँ है। ये क्यूबिकल से ही रिलेटेड पॉइंट में वैलिड है, 4 डिग्री 5 डिग्री या उसमें नहीं, ठीक है। मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा तो उस पे भी फिर भी नहीं होगा। हाँ जैसे देखो मैंने ये बनाया फिगर, कोई भी एक फिगर, ये बनाया, कोई एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बता सकते हो इसमें? कॉन्केविटी बदल रही है, जैसे सर ये वाला मान हाँ लेते, बस ये वाला मान लेते, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे टेंजेंट खींचो, ये मान लो ये टेंजेंट है, ठीक है। तो इस पे कहीं पे भी, एक तो ये खुद है ही सही, कहीं पे भी पॉइंट लूंगा, और एक और पॉसिबल एक ही नहीं, जैसे इधर लिया मैंने पॉइंट, इस पॉइंट से एक तो ये खुद, तो एक ये वाली, मिली कि नहीं मिली दो टेंजेंट? बिल्कुल मिली दो टेंजेंट, कहीं पे भी ले लो, इधर ले लेते हैं, इधर पॉइंट लिया तो एक तो ये खुद और एक ये ले। हाँ नहीं वहां पे तो एक ही बनेगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही ले लेंगे तो उस पर तो यूनिक एक ही बनती है, वरना एक्स क्यूब पे इस पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल होती, एक ही बनती, उसके अलावा उस लाइन पे कहीं पे भी, मतलब ये पॉइंट एक्सक्लूड होगा, ये पॉइंट एक्सक्लूड होगा, मतलब एक्सक्लूडिंग व्हाट पॉइंट? हाँ वो पॉइंट जो भी लोगे उसमें से क्या एक्सक्लूड करना है तुम्हें? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, बाकी कहीं पे भी पॉइंट लो। अब तुम बोलोगे कि सर इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो क्या एक चैलेंजिंग क्वेश्चन दूं मैं इस पे तुम्हें? करोगे ट्राई? ये लॉजिक यूज करोगे क्वेश्चन हो जाएगा, यही मेन लॉजिक है, वरना नहीं कर पाओगे तुम क्वेश्चन क्रैक। और जो क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो तुम्हें देने वाला हूं, दैट इज द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑफ AIATS and advance also, okay? H कोई भी एक, रुको ये बाद में लिख दूंगा, पहले क्वेश्चन लिख दूंगा। If two distinct tangents can be drawn, from the point, if two distinct tangents can be drawn from the point 2 plus h comma 3h minus 1 to the curve y equals to x cube minus 6x square 8 minutes minus a plus bx minus a plus bx, ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड a is to b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जो ये h है, h belongs to any real number except 0, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालते कैसे हैं और वो भी मैं थोड़ा सा साइड में बता देता हूं। d2y/dx², जहां पे 0 हो दैट पॉइंट्स, पर उस पॉइंट पे d3y/dx³ क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 एट दैट पॉइंट जिस पे 0 मिल रहा है। और या तो क्या दूसरा पॉइंट बताया मैंने, d2y/dx² का वेवी कर्व बनाना, और जिस पॉइंट पे चेंज इन साइन हो रही है, तुमने तो बोला था dy/dx एंड d2y/dx पे 0 होगा। अच्छा मेरे को dy/dx एन सुनाई दिया, ठीक है। और ये बोला था कि d3y/dx³ नॉट इक्वल टू 0, नहीं। फिर तो बताऊं क्या होगा, x⁴ d2y/dx² किस पे 0 हो रहा है? 0 पे हो रहा है। ग्राफ कैसा होता है x⁴ का? ऐसा। क्या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? नहीं। अब मेरी थ्योरी देखो, 4x³ 12 टाइम्स ऑफ
एक्स स्क्वायर। ये आ गया ना, ये आ गया डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव का वे भी कर बनाओ, आगे भी पॉजिटिव पीछे भी पॉजिटिव, नो चेंज इन द साइन। तो क्या जीरो मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा? नहीं। ये पॉइंट बेसिकली मिनिमम मैक्सिमम जाता है, ये मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट है। और मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट dy बाय dx से पता करते हैं। और वो मैक्सिमा है कि मिनिमम, वो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, वो तुमने शायद फिजिक्स में भी यूज करा होगा। चलो खैर, क्या ये ट्राई कर लोगे? कोनिक वाला पार्ट में नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगा, ठीक है? यस सर। चलो, तो इससे एक चीज और क्लियर हो रही है तुम्हें? मतलब मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, चलो बाद में, अभी नहीं बोलूंगा कुछ भी, रहने दो। यहाँ बोला जा रहा है h बिलोंग्स टू r-0, जो दोनों तुमने जो बोला पॉइंट, वो क्या बोला था कि वो पॉइंट एक्सक्लूड होना चाहिए। मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आई डोंट नो, क्या पता h को 0 रखते हैं अपन तो 2,-1 हो रहा है, क्या पता वही मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। इसी कारण वो शायद एक पॉइंट हटाया है, मे बी, आई डोंट नो। तुम सॉल्व करके देखना, क्रॉस चेक करना। ऐसे ही मुझे लग रहा है, जब एक पॉइंट हटता है उसमें से, तो हो सकता है वो h 0 रखने पे जो पॉइंट हो रहा है वही हटाने के लिए उन्होंने -0 करके लिखा हो। बट फिर भी तुम पूरा सॉल्व करना, करोगे सब ट्राई ये क्वेश्चन? ये थ्योरी लगेगी। यस सर। और फिर तो मेरे ख्याल से सब कर सकते हो, बहुत टफ नहीं है। बट अगर ये थ्योरी नहीं पता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाली, तो मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। किसको पता, कोई सपना आ रहा है क्या कि क्यूबिकल में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से जो जाने वाली टेंजेंट होगी उस पे कोई भी पॉइंट रखोगे? फिर ऐसा तो अपन तो कोई रामानुजम है नहीं, है क्या अपन? हमें सपने नहीं आते हैं ऐसे। आते क्या किसी को? आते तो अच्छी बात है, बट हाँ चलो खैर, ये हो गया। तो इसके बाद की थ्योरी एंड ऑल मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, कोनिक्स एंड ऑल। एंड तुम अपने लेवल पे, अब मैंने इतना तुम्हें, हाँ 2 थ्योरी बची है, जैसे एंगल बिटवीन 2 कर्व्स और ऑर्थोगोनल की कंडीशन। जब तुम आरडी या एनसीईआरटी करोगे तो ये थ्योरी और दी हुई है 2, ठीक है, जिसपे क्वेश्चन आते ही है मेंस एंड एडवांस में, ठीक है? तो वो तुम छोड़ के आरडी शर्मा आप कंप्लीट कर लो। और मैं उम्मीद करता हूं, अब ऑनलाइन वालों से भी उम्मीद करता हूं, ऑफलाइन में तो जो यहाँ बैठे हैं, क्या उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट क्लास में जब तुम आओगे तब तक आरडी शर्मा के सॉल्व्ड एग्जांपल टेंजेंट नॉर्मल के कंप्लीट हो जाएंगे पूरे। और कल तक मैं करवा भी दूंगा वो ऑर्थोगोनल और उसकी कंडीशंस का पार्ट, ठीक है? और जो भी डाउट आए पूछ लेना। चलो, तो यही बाइंड अप करें हम। सर मैं क्लास के बाद आपको डाउट भेज सकता हूं? मेरे है। अरे हाँ भाई, पर अभी मैं 8 बजे फ्री होऊंगा, ठीक है? फिर भेज देना, मैं भेज तभी सकता हूं, देखूंगा। देख लेना। ओके हाँ, जब सीन होगा तो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। जब तक अनसीन है मैसेज तब तक मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, मतलब बिजी हूँ। ओके चलो, थैंक यू। अटेंडेंस तो ले सर मैंने भी डाउट, क्या क्या? सर मैंने भी डाउट भेजा। अरे देख लूंगा बेटा, देख लूंगा, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir.